संस्कृत शिक्षण विधियों का पार्ट 3। संस्कृत शिक्षण विधियों की सीरीज में हम आज पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने संस्कृत शिक्षण विधियों के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड कर लिया, जिसके अंदर पार्ट फर्स्ट में हमने प्राचीन विधियों को किया था और पार्ट सेकंड में नवीन या फिर आधुनिक विधियों में से जो पाठ्य पुस्तक विधि थी उसको किया था। आज हम संस्कृत शिक्षण की नवीन या फिर आधुनिक शिक्षण विधियों में से 2 शिक्षण विधियों करेंगे, जिनमें से प्रथम होगी हमारी प्रत्यक्ष विधि और सेकंड होगी हर्बर्ट की पंचपदी विधि। तो अब हम जो प्रत्यक्ष विधि है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि, तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन यही होगा कि प्रत्यक्ष विधि है क्या। तो प्रत्यक्ष विधि है प्रत्यक्ष रूप से भाषा को सिखाना, प्रत्यक्ष रूप से भाषा शिक्षण करवाना। प्रत्यक्ष का अर्थ था कार्य करके दिखाना। बच्चे के सामने प्रत्यक्ष रूप से या फिर प्रत्यक्ष रूप से बोलकर बच्चे को भाषा का ज्ञान करवाया जाता है, वही क्या है, प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि का जो मूल रूप होता है, प्रत्यक्ष विधि का जो मूल रूप होता है वह पूर्णतः क्या है, नेचुरल या फिर प्राकृतिक है। नहीं, इसे नेचुरल या फिर प्राकृतिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भाषा का ज्ञान करवाया जाएगा वह प्राकृतिक रूप से करवाया जाएगा। जिस प्रकार से एक बच्चा पैदा होने के पश्चात अपने जो पारिवारिक माहौल में वह अपनी मातृभाषा को अपने आप सीख जाता है, बिना व्याकरण के ज्ञान के अपने आप सीख जाता है, उसी प्रकार प्रत्यक्ष विधि में भी हम बिना व्याकरण के ज्ञान को बच्चे को जो भाषा शिक्षण करवाई जाएगी। तो इसका एक मूल जो उद्देश्य या फिर मूल गुण यह है कि इसमें बिना व्याकरण के ज्ञान के क्या करवाया जाता है, बच्चे को भाषा शिक्षण का ज्ञान करवाया जाए। जिस प्रकार से बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होने के बाद आप देखते हैं कि वह जिस भी माहौल में रहता है, जिस प्रकार की उसके सामने भाषा को रखी जाती है, या तो मान लो हम जिस प्रकार के उस शब्दों का उसके सामने प्रयोग करते हैं वह उसी प्रकार के शब्दों का सीख जाता है। भाषा एक क्या होती है, अर्जित संपत्ति होती है। आपको ये पता होगा कि भाषा होती है वह अर्जित संपत्ति है। अगर उसे हम इंग्लिश में अंग्रेजी में बातें कर रहे हैं तो वह क्या अंग्रेजी सीख जाएगा। अगर हिंदी में बातें कर रहे हैं तो हिंदी सीख जाएगा। और अगर हम और किसी भी भाषा में हम उससे संवाद कर रहे हैं या फिर उसे जिस प्रकार का माहौल बच्चे को मिलेगा वह उसी प्रकार का क्या कर लेगा, भाषा, अपनी मातृभाषा को सीख जाएगा। तो इस विधि में का यही सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि इसमें बिना व्याकरण के ज्ञान के भाषा को बच्चों को सिखाया जाता है। तो हम अब आगे देखते हैं कि हमने इसमें क्या है। इस विधि को निर्बोधपत्ति, सुगमपत्ति, मातृ विधि और प्राकृतिक विधि भी कहते हैं। मातृ विधि कैसे कहते हैं, क्योंकि हमारी जो मातृभाषा होती है हम उसको बिना व्याकरण के ज्ञान के सीख जाते हैं। और इस प्रत्यक्ष विधि में भी हम जिस भाषा का भी अध्ययन करेंगे, जिस भाषा शिक्षण को भी हम पढ़ेंगे, उसमें हम बिना व्याकरण के ज्ञान को बच्चे को अध्ययन करवाएंगे। प्राकृतिक विधि की कैसे आएगा, इसमें प्राकृतिक रूप से भाषा का ज्ञान करवाया जाता है। तो इसका जो प्रयोग है या फिर इसका प्रयोग कब किया गया, इसका प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी शिक्षण में 1901 में इसका सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया, अंग्रेजी में। आपसे पूछा जाए कि भाषा प्रत्यक्ष जो विधि है उसका सबसे पहले प्रयोग कौन सी भाषा में किया गया, तो अंग्रेजी भाषा में 1901 में किया गया था। फ्रांस के गुइन ने किया। अंग्रेजी में इसका प्रयोग किसने किया, 1901 में फ्रांस के गुइन ने किया। जबकि संस्कृत भाषा में प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग प्रोफेसर वीपी वकील महोदय ने, संस्कृत भाषा में प्रोफेसर विकिल महोदय ने किया। कौन से विश्वविद्यालय में, अल्फ्रेड स्टोन नामक विश्वविद्यालय बम्बई में किया गया। अगर आपसे ये पूछ भी लिया जाता है कि जो प्रत्यक्ष विधि है उसका सर्वप्रथम प्रयोग कौन सी भाषा में किया गया, तो संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया 1901 में किया गया। और किन्होंने किया, गुइन ने किया। और जबकि अंग्रेजी भाषा में किया था सर्वप्रथम प्रयोग, और जो संस्कृत में जो इसका प्रयोग वकील महोदय द्वारा किया गया, कहाँ पर, बम्बई में अल्फ्रेड स्टोन नामक विद्यालय में। प्रत्यक्ष विधि की एक विशेषता यह भी है कि इसमें संस्कृत में या फिर हम बच्चा जो भी भाषा सीखता है उसी के अनुरूप वातावरण का निर्माण किया जाता है। जैसे कि अगर बच्चा संस्कृत सीख रहा है तो संस्कृत के माध्यम से उसको जो संस्कृत भाषा का ज्ञान करवाया जाता है। संस्कृत के माध्यम से किसका ज्ञान करवाया जाता है, संस्कृत भाषा का। जैसे कि अगर वह संस्कृत सीख रहा है तो उसे संस्कृत में उसे बोलना होगा, संस्कृत में उसे पढ़ना होगा, संस्कृत में जो अन्य क्रियाकलाप है वो करने होंगे, और संस्कृत में ही उसे जो अगर वह शब्द कोई उसे समझ में नहीं आ रहा है तो उसका संस्कृत में वह विच्छेद करके उसको समझेगा। एक पूर्णतः भाषा, मतलब जो भाषा वह सीखेगा उसी भाषा का वहाँ पर क्या कर दिया, वातावरण बना दिया जाएगा, जिससे कि वह जिस शब्द को वह बार बार सुनेगा या फिर बार बार जिस भी भाषा को वह काम में लेगा वह उसे आसानी से सीख पाएगा। मातृभाषा में भी यही होता है। हम बच्चे के सामने
बार बार एक ही शब्द को या फिर बार बार उसी भाषा को काम में लेते हैं तो वह उस भाषा को सीख जाता है। प्रत्यक्ष भाषा विधि में भी यही होगा कि बच्चे के सामने हम एक ही भाषा का प्रयोग करेंगे, जिस भाषा का उसे शिक्षण करवाना उसी भाषा के माध्यम से उसे सारे कार्य करवाए जाएंगे, जिससे कि वह उस भाषा को आसानी से सीख पाएगा। तो हम देखते हैं आगे प्रत्यक्ष 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 विधि की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें जिस भाषा का शिक्षण कराना है उसी का माध्यम भी वही भाषा होती है जिस भाषा का हम शिक्षण करें। जैसे मातृभाषा हमें सिखानी है तो उसका माध्यम क्या होता है, मातृभाषा होता है। अगर संस्कृत भाषा हमें सिखानी है तो उसका माध्यम क्या होगा, वही भाषा होगा और अन्य भाषाओं का हम इसमें मिश्रण नहीं करेंगे। तो हमने क्या देखा कि मुख्य विशेषता है कि जिस भाषा का शिक्षण कराना है उसका माध्यम भी वही भाषा होती है। जैसे संस्कृत शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से संस्कृत की शिक्षा संस्कृत भाषा के माध्यम से ही दी जाती है। संस्कृत की शिक्षा किसके माध्यम से दी जाएगी, संस्कृत भाषा के माध्यम से दी जाएगी, अन्य किसी भाषा के माध्यम से नहीं करवाई जाएगी। अगला हमारी विशेषता यह है कि संस्कृत शिक्षण में इस विधि के माध्यम से शिक्षण कराते समय कक्षा में संस्कृत में वातावरण बनाया जाता है, जिसे सुनकर या बोलकर संस्कृत भाषा के प्रयोग की प्रत्यक्ष शिक्षा प्राप्त होती है। छात्र व शिक्षक दोनों ही संस्कृत के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करते हैं। तो हमने देख लिया कि इसमें संस्कृत में वातावरण का निर्माण किया जाता है और छात्र हो और शिक्षक हो वो दोनों अपने भावों को संस्कृत के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करेंगे, जिससे कि एक संस्कृत में वातावरण का निर्माण होगा और वह उस भाषा को आसानी से सीख पाएंगे। तो हमारी अगली विशेषता है इस विधि में बालक, यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्रत्यक्ष विधि में बालक, यहाँ पर ये बालक है, गलती से मिसप्रिंट हो गया, सॉरी। प्रत्यक्ष विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान करवाए भाषा सिखाई जाती है, अर्थात भाषा के माध्यम से ही भाषा सिखाई जाती है। इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो हमारा अगला पॉइंट है इसमें सर्वे दर्शी सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अगर बच्चे को कुछ समझ में नहीं है या फिर उसको समझाना है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो कोई सर्वे सामग्री या फिर कोई दर्शी सामग्री जिसे देखकर बच्चा उसके जो शब्द है उसको मूल प्रवृत्ति को या फिर मूल जो उसकी मौलिकता है उसको समझ सके। सर्वे या फिर दर्शी सामग्रियों का हम प्रयोग करते हैं। यह विधि प्राथमिक कक्षाओं में अत्यधिक उपयोगी, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में हम बच्चों को अगर किसी चीज़ को दिखाकर अगर आपको बताना कि ये ए फॉर एप्पल होता है तो अगर आप बच्चे को इससे एप्पल दिखाओगे तो वह उसे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएगा। ठीक है, तो प्राथमिक विधियों में प्रत्यक्ष विधि अधिक उपयोगी है। तो हमारा अगला पॉइंट है इस विधि में मौखिक अभ्यास पर अधिक जोर देती है। यह विधि प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग करना मौखिक व संवाद विधि कहलाता है। वैसे प्रत्यक्ष विधि में किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन अगर हम प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग करें तो यह मौखिक व संवाद विधि है। आपसे इसे पूछा जा सकता है कि अगर प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग किया जाए तो वह कौन सी विधि होगी, तो वह होगी मौखिक व संवाद विधि। आगे है जो प्रत्यक्ष विधि है उसका उद्देश्य क्या है। प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य है कि संस्कृत भाषा शिक्षण में संस्कृत में वातावरण का निर्माण करना। संस्कृत भाषा शिक्षण में किसका निर्माण करना, संस्कृत में वातावरण का निर्माण करना, जिससे कि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। तो हम देखेंगे क्योंकि अब तक हमने समझ लिया कि जो प्रत्यक्ष विधि है उसमें क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। अब हम देखेंगे प्रत्यक्ष विधि के गुण क्या क्या है। तो प्रत्यक्ष विधि का पहला गुण है कि प्रत्यक्ष विधि संस्कृत शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। अगर आपको पूछ लिया जाए, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से नेचुरल रूप से हम जैसे मातृभाषा सीखते हैं उसी प्रकार बच्चे को अन्य भाषा सिखाई जाती होती है। तो यह भाषा शिक्षण विधि की क्या है, सर्वोत्तम विधि है। आपको अगर पूछा जाए कि भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो प्रत्यक्ष विधि है। अगर आपसे पूछा लिया जाए कि भाषा शिक्षण की लोकप्रिय विधि कौन सी है, तो लोकप्रिय विधि होगी जिसका हमने कल अध्ययन किया था, पाठ्य पुस्तक विधि। ये दो क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान में रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकप्रिय विधि कौन सी है, लोकप्रिय जो सबसे प्रिय है वह कौन सी है, पाठ्य पुस्तक विधि। और जो भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि या फिर सर्वश्रेष्ठ विधि है वह कौन सी विधि होगी, अपनी प्रत्यक्ष विधि होगी। तो इसका अगला तो हमारा सेकंड पॉइंट है छात्र और शिक्षक दोनों के मध्य संभाषण होने से वे सक्रिय रहते हैं। इसमें क्या होता है कि छात्र और शिक्षक दोनों के मध्य अंतःक्रिया होती रहती है, तो है दोनों क्या होते हैं, सक्रिय रहते हैं। कक्षा में सजीव वातावरण का निर्माण होता है। अगला हमारा इसका गुण होगा कि इस विधि में श्रवण व वाचन कौशल का पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है। ये हमारा एक दोष भी है। इसमें क्या होता है कि जो कौशल के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, उनमें से 2 भागों पर ही ध्यान दिया जाता है, श्रवण और वाचन पर। अन्य 2 शिक्षण के कौशल होते हैं उनका अवसर बच्चे को नहीं मिलता। तो इसका अगला गुण क्या है कि इसमें बच्चे को श्रवण और वाचन कौशल को पर्याप्त अवसर मिलते हैं। अगला गुण है इसमें
छात्रों में संस्कृत माध्यम से अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट करने की क्षमता का विकास होता है। बच्चा संस्कृत में वातावरण में रहेगा और संस्कृत भाषा सीखेगा तो वह अपने जो विचार होंगे उनको स्वतंत्र रूप से प्रकट करने की क्षमता का विकास होगा। जैसे कि अगर हम मातृभाषा सीखते हैं तो अपने जो विचार होते हैं हम अपनी मातृभाषा में वो ज़्यादा अच्छी तरीके से, अन्य भाषाओं की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरीके से हम अपनी मातृभाषा में उसे प्रकट कर सकते हैं। जब बच्चे को संस्कृत भाषा सिखाई जाएगी, संस्कृत में वातावरण का निर्माण करवाया जाएगा प्रत्यक्ष विधि से, तो उसमें क्या होगा कि संस्कृत में अपने विचारों को प्रकट करने की क्षमता का विकास होगा। तो इसका अगला गुण है यह विधि छात्रों में संस्कृत के प्रति अभिरुचि व अभिवृत्ति को बढ़ाती है। अभिरुचि यानी संस्कृत के प्रति उसका लगाव बढ़ेगा। अभिवृत्ति यानी जो उसकी सोच है उसके संस्कृत के प्रति की संस्कृत बहुत अच्छी है। अभिवृत्ति का मतलब अपना दृष्टिकोण बदलेगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि संस्कृत शिक्षण विधियों के गुण तो है, प्रत्येक विधि के कुछ न कुछ गुण होते हैं और दोष भी होता है। तो हम आगे देखते हैं प्रत्यक्ष विधि के दोष। एग्जाम में गुणों से ज़्यादा दोष पूछे जाते हैं तो आपको ये दोष अच्छी तरीके से याद होना आवश्यक है। तो प्रत्यक्ष विधि का पहला जो दोष है वह है व्याकरण ज्ञान का अभाव होना। व्याकरण ज्ञान का अभाव होना यह प्रत्यक्ष विधि का सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि इसमें बिना व्याकरण के ज्ञान के ही बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से भाषा सिखा दी जाती है। हम अपने पारिवारिक माहौल में जो अपनी मूल मातृभाषा होती है उसको सीख तो लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि जो हम शब्दों का उच्चारण कर पाते हैं वह सही है या फिर नहीं है। भाषा की जो मौलिकता होती है, जो स्वरूप होता है, उसको हम समझ नहीं पाते। तो अगर बच्चे को संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा तो वह क्या होगा, जो अपनी जो मूल भाषा है उसकी जो मौलिक है, उसके स्वरूप है, उसको बनाए नहीं रख पाएगा और अपने उच्चारणों का भी उसे पता नहीं होगा कि जो है उच्चारण कर रहा है, जो है शब्दों को बता रहा है वह सही है या फिर गलत है। तो प्रत्यक्ष विधि का सबसे बड़ा दोष है कि इसमें व्याकरण ज्ञान का अभाव होता है। बच्चा भाषा तो सीख जाता है लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि वह जो उच्चारण कर रहा है या फिर जो वह सीख रहा है वह सही है या फिर गलत है। तो भाषा के स्वरूप को समझने के लिए, उसकी मौलिकता को समझने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत ही आवश्यक है। तो इसका अगला दोष है इस विधि में सुनने व बोलने पर अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि लेखन और वाचन की क्या की जाती है, अवहेलना की जाती है। हमने देखा था गुणों में कि इसमें सुनने और बोलने पर अधिक बल दिया जाता है, लेकिन जो अन्य दो कौशल होते हैं लेखन व वाचन, इनकी क्या की जाती है, अवहेलना की जाती है। तो इसका अगला दोष है प्रत्येक विद्यालय में प्रत्यक्ष विधि से पढ़ाया जाना संभव नहीं है, क्योंकि प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव रहता है। ये भी एक शिक्षण प्रत्यक्ष विधि का क्या है, दोष है कि प्रत्येक विद्यालय में प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण विधि, प्रत्येक विद्यालय में प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करना संभव नहीं है और प्रत्येक शिक्षण प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर भी नहीं पाता और इतने संसाधन भी नहीं होते कि हम बच्चे को हर चीज़ प्रत्यक्ष विधि से समझाएं। और ये जो बड़ी क्लास होती हैं उनमें ज़्यादा उपयोगी भी नहीं है, क्योंकि उनका सिलेबस समय पर, अगर हम प्रत्येक चीज़ को प्रत्यक्ष विधि से समझाएंगे तो उनका सिलेबस समय पर नहीं होगा। तो ये इसका एक बहुत बड़ा दोष है। अगला इसका दोष है वातावरण में संस्कृत भाषा लोक व्यवहार की भाषा नहीं होने के कारण इस विधि द्वारा संस्कृत शिक्षण की गति मंद रही है। वातावरण में जो हम देखते हैं कि संस्कृत बोलने वाले लोग बहुत ही कम है, तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा संस्कृत शिक्षण का अध्ययन करवाने की जो गति है वह भी क्या है, बहुत ही कम है। तो हम आगे इसके दो दोष देखते हैं। ये हमने पहले देख लिया, इस विधि में अधिक सुनने व बोलने पर बल दिया जाता है, लेकिन लेखन व वाचन कौशल की अवहेलना की जाती है। अगला हमारा दोष है कि छात्रों को शब्दावली का बहुत ही सीमित ज्ञान होता है। आपने देखा कि प्रत्यक्ष विधि में हम प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को सिर्फ और सिर्फ संस्कृत का ही ज्ञान करवाएंगे या फिर जो भी वह भाषा सीखना चाहेगा उसी का ज्ञान करवाएंगे। तो उसकी जो शब्दावली है उसकी बहुत ही, जो हम दैनिक व्यवहार में हम कितने शब्द काम लेंगे, बहुत ही सीमित शब्द काम लेंगे, जिससे कि बच्चे की जो शब्दावली है, भाषा की शब्दावली है, वह उसके सीमित ज्ञान होगा। हम साधारण बोलचाल में हम कितने से शब्द काम में लेते हैं, बहुत ही कम शब्द काम में लेते हैं, तो उसकी जो शब्दावली है उसका क्या होगा, सीमित ज्ञान होगा। नोट आगे मैंने एक पॉइंट जो पीछे रह गया था तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। इस विधि को मौखिक वार्तालाप विधि भी कहते हैं। ये यहाँ पे गलत है, ये मौखिक वार्तालाप विधि के नाम से जाना जाता है। तो इस विधि को किस नाम से जाना जाता है, मौखिक वार्तालाप विधि के नाम से जाना जाता है। तो हमने अब तक जो प्रत्यक्ष विधि है वो क्या होती है, प्रत्यक्ष विधि के किसके द्वारा दी गई थी, सबसे पहले कौन सी भाषा में दी गई थी, और प्रत्यक्ष विधि के गुण और दोषों के बारे में पढ़ लिया। तो अब हम आगे अध्ययन करेंगे हर्बट की पंचपदी विधि का।
अगर आपसे अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमें भी आगे से आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी हर्बट की पंचपदी। तो हमारी अगली विधि है हर्बट की पंचपदी विधि। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, हर्बट हर्बट यानी हर्बट नाम का कोई वैज्ञानिक होगा और उसने क्या दिए होंगे, पांच पदों से युक्त कोई विधि बताई होगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, हर्बट ने जो विधि बताई थी वो 4 पदों से युक्त थी, जिनका अध्ययन हम आगे करेंगे। तो हर्बट की पंचवती विधि, हर्बट क्या थे, एक शिक्षा शास्त्री व मनोवैज्ञानिक थे। हर्बट की पंचवती हमारे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन हर सब्जेक्ट में, जैसे चाहे आपकी एसएसटी है, चाहे आपकी साइंस है या फिर बायोलॉजी है, उन सबकी जो शिक्षण विधियाँ होती हैं उनमें पूछा जाता है। और हमारे भाषा शिक्षणों में भी हर्बट की पंचवती विधि से 1 या फिर 2 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। और एसएसटी में लगातार शायद सेकंड ग्रेड है या फिर सेकंड ग्रेड की एग्जाम में और रीट के एग्जाम में लगातार हर साल जो हर्बट की पंचवती विधि है उससे हर साल 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं आगे। हर्बट एक शिक्षा शास्त्री व मनोवैज्ञानिक थे। तो हर्बट ने सर्वप्रथम कितने चरण बताए, इसमें 4 चरण बताए थे, जिसमें से पहला है स्पष्टता, दूसरा संबद्धता या फिर तुलना, तीसरा है व्यवस्था या फिर सामान्यीकरण। व्यवस्था तो हम क्या कह सकते हैं, सामान्यीकरण। चौथा है विधि या फिर प्रयोग। तो हम देखेंगे कि आगे चलकर ये विधि 5 पदों में किस प्रकार से बटी। तो इनके जो शिष्य थे सिल्लर व रेन, इनके जो शिष्य थे सिल्लर व रेन, उन्होंने क्या किया, स्पष्टता को 2 भागों में बांट दिया, प्रस्तावना व विषयों स्थापन। तो हम आगे देखते हैं कि इन्होंने जो इनके जो शिष्य थे सिल्लर व रेन, इन्होंने जो हर्बट द्वारा दिए गए थे 5 पद, उनमें से जो प्रथम पद था स्पष्टता, उसको 2 भागों में बांटा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था जिल्लर, यहाँ पे जिल्लर भी आ सकता है या फिर सिल्लर और इनके एक अन्य जो साथी थे उनका नाम था रेन। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि हर्बट की जो पंचपदी विधि है उसका पूर्णतः वर्गीकरण किन्होंने किया था। तो सिल्लर या फिर जिल्लर या फिर रेन ने किया था। तो इन्होंने क्या किया, जो प्रस्तावना है, जो हर्बट द्वारा जो प्रथम पद दिया गया था प्रस्तावना, जो स्पष्टता प्रथम पद दिया गया था स्पष्टता, उनको इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। एक तो पहला प्रस्तावना और दूसरा क्या, प्रस्तुतिकरण। तो अब टोटल कितने पद हो गए, 5 पद हो गए। अंतिम रूप से कितने पद हो गए, इसमें 5 पद हो गए। अगर आपसे पूछा जाए कि हर्बट की पंचपदी विधि में प्रारंभिक रूप से प्रारंभ में कितने पद थे, तो 4 पद थे। और अंतिम रूप से उसमें कितने पद हो गए, 5 पद हो गए, जिसमें पहला है प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना, चौथा सामान्यीकरण और 5वां प्रयोग। आपको पता चल गया इसमें कितने। आपसे पूछा जा सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा है वो शब्द है वो हर्बट की पंचपदी विधि से नहीं है। तो आपको ये ध्यान रहे कि हर्बट की पंचपदी विधि में मूल्यांकन का कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया है, मूल्यांकन शब्द का। तो आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपको याद रहे कि मूल्यांकन के बारे में हर्बट ने कहीं पर भी नहीं बताया। और ये पूछा जाए कि जो हर्बट है उन्होंने सबसे अधिक जोर किस पे दिया, तो उन्होंने सबसे अधिक जोर दिया था प्रस्तुतिकरण पर। इनके विषय को प्रस्तुत करने पर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना। आप सभी को पता भी होगा, आप सभी ने, मेरे को पता है सबने तैयार भी की होगी प्रस्तावना। जब भी हम बीएड बीएसटीसी करते हैं तो जो माइक्रो टीचिंग चलती है उसमें सबसे पहले जब हम बच्चों को पाठ्य योजना बनाते हैं उसमें बच्चे को हम सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में प्रस्तावना ही पढ़ाते हैं। प्रस्तावना के अंतर्गत क्या होता है कि जो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को इस विषय से संबंधित पूर्व ज्ञान कितना है, वह इस विषय के बारे में पहले से कितना जानता है, उसके जो पूर्व ज्ञान होता है उसको नवीन ज्ञान के साथ जोड़कर हम आगे का उससे अध्ययन करवाते हैं। तो प्रस्तावना में क्या होता है, बच्चे के जो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़कर उसका आगे अध्ययन करवाना ही प्रस्तावना होता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे कि अगर आपको बच्चों को मुख्यमंत्री पढ़ाना है तो आप सबसे पहले बच्चों से ये क्वेश्चन से पूछोगे कि जैसे हमारे देश का नाम क्या है। आपने पूछ लिया हमारे देश का नाम क्या, तो बच्चों ने बता दिया कि भारत। अब आप उनसे, आपका जो सेकेंड क्वेश्चन होगा वह भारत शब्द से स्टार्ट होगा। आपने प्रस्तावना बनाई होगी तो आपको पता होगा कि हम जिस भी उत्तर मतलब जो हमारा प्रथम जो क्वेश्चन होता था उसका आंसर होता था सेकंड क्वेश्चन, हम उसी शब्द से स्टार्ट करते थे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन किससे स्टार्ट होगा, भारत। तो हम अगला क्वेश्चन पूछेंगे। हमने पहला क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों से कि हमारे देश का नाम क्या है, तो बच्चों ने हमें बता दिया कि भारत। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा भारत शब्द से स्टार्ट होगा कि भारत की राजधानी क्या है, तो बच्चों ने बता दिया दिल्ली। अब आप बच्चों से पूछोगे कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वह कौन है,
तो जो भी दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, जैसे कि अरविंद केजरीवाल वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, तो बच्चों ने बता दिया अरविंद केजरीवाल। तो अब आगे आप बच्चों से पूछोगे कि आप मुख्यमंत्री के बारे में क्या जानते हैं, तो ये बच्चे इसके बारे में नहीं बता पाएंगे मुख्यमंत्री के बारे में। तो आप मुख्यमंत्री से संबंधित 2-4 या फिर उद्देश्य कथन उन्हें बताकर आप उस टॉपिक का स्टार्ट कर दोगे, तो आपको पता चल गया कि बच्चों को मुख्यमंत्री के बारे में नहीं पता। यही क्या होती है, प्रस्तावना होती है। तो हम देखते हैं कि इसके बारे में आप ये जो अपने दिमाग में किसकी मतलब समझ विकसित करना है कि प्रस्तावना में बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानकर उनके नवीन ज्ञान के साथ, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है। हमें ये प्रस्तावना में ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को पहले से कितना आता है और हम उसे आगे अब किस प्रकार से पढ़ाएं। ठीक है, जैसे कि बच्चे को हमने पूछ लिया कि उसे एक से एक पहला पाठ आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, तो उसे 10 तक पाढ़े आते हैं, तो हमें पता चल गया कि उसे 10 तक पाढ़े आ गए। अब हमें आगे पढ़ाना है उसे, तो हम उसे 11 का पाढ़ा पढ़ाएंगे। इस प्रकार से उसका जो पूर्ववर्ती ज्ञान होता है उसको प्रस्तावना में जाना जाता है। तो हमने लिखा है वर्तमान पाठ को पढ़ाने के लिए छात्र को मानसिक तैयारी, हम उसमें क्या करेंगे, बच्चे को मानसिक रूप से तैयार करेंगे कि अब हमें ये पाठ है, ये टॉपिक हमें अब पढ़ना। तो हम उसे मानसिक प्रस्तावना के माध्यम से हम बच्चे को किस रूप से तैयार करेंगे, मानसिक रूप से तैयार करें। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में हम बच्चे को किस रूप से तैयार करते हैं, तो मानसिक रूप से तैयार करते हैं। तो इसमें क्या है, वर्तमान पाठ को पढ़ाने के लिए छात्र को मानसिक तैयारी करना इस चरण के अंतर्गत आता है। मानसिक तैयारी करना किसके अंतर्गत आएगा, प्रस्तावना के अंतर्गत। प्रस्तावना में अध्यापक 2 या 3 प्रश्नों के द्वारा छात्र से उत्तर लेकर यह निकालने का प्रयास करता है कि आज कक्षा में उसे क्या पढ़ाया जाने वाला है। ये मैंने आपको बता दिया है कि वो 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगा, जिसके बाद में जो समस्यात्मक प्रश्न होगा उसका अध्ययन शिक्षक द्वारा करवाया जाएगा। प्रसंग का ज्ञान कराकर, जो भी उसका समस्यात्मक जो हुआ उसका थोड़ा बहुत ज्ञान करवाकर विषय वस्तु को छात्र के पूर्व प्रसंग का ज्ञान कराकर वस्तुतः छात्र के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबंध कराने का प्रयास प्रस्तावना में किया जाता है। जो छात्र का पूर्व ज्ञान होता है उसको नवीन ज्ञान के साथ जोड़ने का कार्य किसमें किया जाता है, प्रस्तावना में किया जाता है। पाठ की सफलता बहुत हद तक एक अच्छी प्रस्तावना पर निर्भर करती है। एक पाठ की जो सफलता होती है वह बहुत हद तक यानी बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी प्रस्तावना पर निर्भर करती है। तो प्रस्तावना का होना पाठ के लिए बहुत ही अच्छी प्रस्तावना का होना एक अच्छे पाठ के लिए जरूरी है। तो आगे हम देखते हैं प्रस्तुतिकरण। हमने प्रस्तावना को समझ लिया है, आगे हम देखेंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण क्या होता है, तो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत क्या होगा, प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत जो हमने टॉपिक लिया है उसको हम 2 या 3 खंडों में विभाजित कर देंगे और विभाजित करें यानी छोटे छोटे खंडों में इसे विभाजित कर बच्चे को संपूर्ण जो विषय वस्तु है उसका ज्ञान करवाया जाता है। प्रस्तुतिकरण के अंदर मतलब आप किसी पाठ को पढ़ा रहे हो तो उसके जो टॉपिक है मैन जितने उसको अलग अलग भागों में विभाजित कर आप उस पाठ को बच्चों को पढ़ाते हैं, वही क्या होता है, उसका प्रस्तुतिकरण होता है। संपूर्ण पाठ को पढ़ाना ही एक प्रस्तुतिकरण है। पाठ को पढ़ाने के बाद हम उसकी तुलना करते हैं, यानी आपने पाठ को पढ़ा दिया, पाठ को पढ़ाने के बाद उसे कितना याद हुआ है और मान ली कोई भी उसकी जो समस्या रह गई है उनको किसी अन्य वस्तु के साथ उसकी तुलना करके उसको सही तरीके से उसके प्रति एक समझ विकसित की जाती है। वह कार्य किसमें होगा, तुलना में। वो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत होगा कि हम संपूर्ण पाठ को बच्चों के सामने 2 या 3 खंडों में विभाजित कर उसे समझाते हैं, वही क्या होता है, प्रस्तुतिकरण होता है। तो हम देखते हैं कि प्रस्तुतिकरण में क्या होगा। तो संपूर्ण पाठ को 2 या 3 खंडों में विभक्त कर छात्रों को सम्मुख इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जिससे समग्र पाठ्य सामग्री उसकी समझ में आ जाए। हमने देखा कि इसे क्या कहते हैं, प्रस्तुतिकरण कहते हैं। हमने देखा कि संपूर्ण पाठ को 2 या फिर 3 या फिर इससे अगर बड़ा पाठ है तो इससे अधिक खंड भी उसके किया जाता है और इस प्रकार से छात्र के सामने प्रस्तुत किया जाता है कि जो पाठ का जो मूल भाव है या फिर जो पाठ की जो समग्र पाठ्य सामग्री है वह बच्चे के समझ में आ जाए। यह कार्य किस में किया जाएगा, प्रस्तुतिकरण में किया जाएगा। तो इसके आगे है, इसके अंतर्गत शिक्षक के द्वारा आदर्श वाचन। अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षक के द्वारा कौन सा वाचन कराया जाता है तो हमेशा आदर्श वाचन अगर आपको कहीं पर भी दिखाई दे, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो हिंदी की शिक्षण विद्या हो, चाहे संस्कृत की हो, चाहे आपके सब्जेक्ट की शिक्षण विद्या हो, आदर्श वाचन जहाँ पर भी आ जाए तो आप समझ लेना कि यह आदर्श वाचन हमेशा शिक्षक के द्वारा करवाया जाएगा। आदर्श वाचन का मतलब होता है शिक्षक जो पढ़ता है, जो बच्चों को पढ़ के सुनाता है, वही क्या होता है, आदर्श वाचन होता है। और अनुकरण वाचन, छात्रों का अनुकरण वाचन हमेशा छात्रों के द्वारा करवाया जाता है। तो हमने देखा कि आदर्श वाचन हमेशा शिक्षक के द्वारा और अनुकरण वाचन होता है हमेशा छात्रों के द्वारा। अनुकरण वाचन में क्या होता है कि शिक्षक पहले आदर्श वाचन करा देता है, किसी भी श्लोक या फिर कोई भी आपको
गद्य या फिर पद्य वह पढ़ा रहा है या फिर कोई व्याकरण का नियम वह बता रहा है, तो वह बताने के बाद बच्चे हैं उसका अनुकरण करते हैं। जिस प्रकार से शिक्षक ने उसे बोलकर बताया, उसी प्रकार से उसके पीछे पीछे भी बच्चे भी क्या करते हैं, उसको बोलते हैं। तो उसके बच्चों का यह क्रिया क्या कहलाती है, अनुकरण कहलाती है। बच्चों का शिक्षक के पीछे पीछे बोलना या फिर बच्चों शिक्षक की बातों का क्या करना, अनुकरण करना, ये क्या कहलाता है, अनुकरण वाचन कहलाता है। आगे इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, तो हमने क्या देखा, इसके अंतर्गत शिक्षक के द्वारा आदर्श वाचन, छात्रों के द्वारा अनुकरण वाचन। आगे क्या होगा, कठिन निवारण, यानी जो भी कठिन शब्द होंगे उनका निवारण किया जाएगा। कठिन निवारण के अंदर जो भी क्लिष्ट शब्द होते हैं जो कि बच्चे के समझ में नहीं आ रहे हैं, तो बीच बीच में पाठ के बीच बीच में जितने भी कठिन शब्द होते हैं तो उनका या तो कोई अन्य दृष्टांत दे देगा या फिर प्रत्यक्ष रूप से उन्हें दिखाकर या फिर तुलना करके या फिर किसी भी रूप में बच्चे को वह समझाया जाएगा। उनकी जो कठिनाइयाँ उनका निराकरण किया जाएगा। केंद्रीय बोध प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें केंद्रीय बोध यानी जिससे बच्चे की जो मानसिक बौद्धिक स्तर है उसकी वृद्धि हो, उसकी जो सोचने की क्षमता हो, इस प्रकार के बौद्धिक प्रश्न उसके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। तो हमने देखा कि प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत सबसे पहले हम पाठ को अलग अलग भागों में डिवाइड कर संपूर्ण जो पाठ्य सामग्री है वह बच्चे के सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके अंतर्गत जब हम बच्चे के सामने जो पाठ्य सामग्री प्रस्तुत करेंगे तो उसमें शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन होगा, बच्चों द्वारा अनुकरण वाचन होगा और साथ ही कठिन निवारण और केंद्रीय बोध के प्रश्न भी प्रस्तुत किए जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा प्रस्तुतिकरण। बस आपको ये याद रखना कि संपूर्ण जो पाठ है उसको बच्चों के सामने पढ़ाना ही क्या है, प्रस्तुतिकरण है। इसके आगे है तुलना। तुलना का सहयोग यानी तुलना का जो पाठ्य सामग्री को समझने में तुलना का किस प्रकार सहयोग है। जैसे कि तुलना, एक नॉर्मल सा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपके सबकी खिचड़ी आपकी देखी हुई है और मान लो आम का पेड़ है, आम का पेड़ वो सभी का देखा होना है, तो आप खेजड़ी का पेड़ और आम के पेड़ में तुलना करके बता सकते हैं कि खेजड़ी के पेड़ की पत्तियां इस प्रकार की होती है, आम के पेड़ की पत्तियां इस प्रकार होती है। खेजड़ी पर लगने वाला फल है इस प्रकार का होता है, ये इसका नाम है, और आम पर लगने वाला फल क्या है, इस प्रकार होता है और ये इसका नाम है। तो इस प्रकार क्या होगा, बच्चों को आसानी से वह चीज़ समझ में आ जाएगी। तो तुलना क्या होता है कि बच्चों के ज्ञान है उसको क्या करना, स्थायी करना या फिर उनकी एक समझ विकसित करना कि ये खेजड़ी है ये और ये आम है। उनके जो डिफरेंस है, उनके मध्य जो डिफरेंस है उनको बच्चों के सामने प्रस्तुत करना या फिर बच्चों को ये बताना कि इसमें ये अंतर है और इसमें ये अंतर है। ये कार्य किस में किया जाएगा, अंतर बताने का कार्य हमेशा तुलना में किया जाएगा। तो हमने तुलना में क्या लिखा हुआ है, छात्रों के पूर्व संचित ज्ञान एवं वर्तमान नवीन ज्ञान की तुलना की जाती है। जो छात्रों ने जो पूर्व ज्ञान होता है, छात्र जैसे खेजड़ी के बारे में पहले से जानते थे और आम के बारे में नहीं जानते थे, तो हमने आम के बारे में और खेजड़ी के बारे में उनके तुलना करके उनको बताया। तो आगे हमारा है तथा अन्य विषयों के ज्ञान का स्थानांतरण भी किया जाता है। अन्य विषयों के ज्ञान का स्थानांतरण किस प्रकार, जैसे कि आप बच्चों को संस्कृत पढ़ा रहे हो तो उससे हिंदी में भी उसके जैसा कोई प्रसंग है तो आप ये से बताओगे कि ये कविता हमने हिंदी में भी इस प्रकार से पढ़ी थी। तो क्या क्या अन्य विषयों का स्थानांतरण भी किस में किया जाता है, तुलना विधि में। आगे हम देखेंगे भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण, व्याख्या, शंका समाधान आदि की अपेक्षा शिक्षक से छात्र को रहती है। तुलना विधि में क्या होता है कि जो छात्र होता है उसकी जितनी भी कठिनाइयाँ होती हैं या फिर जो उनकी शंकाएं होती हैं वह छात्र क्या सोचता है कि जो भी मेरी कठिनाई है, जो भी मेरी शंका है, जो भी मैं इसे मतलब ये सही है या फिर गलत है, इसकी जानकारी शिक्षक मुझे दे। आगे हमारा है योग्य शिक्षक। जो योग्य शिक्षक होते हैं वह उपयुक्त उदाहरण और दृष्टांतों से विषयों को सरल एवं सुबोध बनाकर प्रस्तुत करते हैं। तो तुलना के माध्यम से जो योग्य शिक्षक होते हैं, और सभी शिक्षकों को ऐसा करना चाहिए, अगर बच्चे को समझ ना आए तो उसे तुलना के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, जिससे कि बच्चा समझ पाए कि ये वस्तु ये है और जो मैं समझ रहा था वह ये है। ठीक है, तो योग्य शिक्षक क्या होता है, उपयुक्त दृष्टांत उदाहरण या देकर विषयों को सरल या फिर सुबोध बनाता है। तो हमने अब तक देख लिया कि प्रस्तावना क्या होती है, प्रस्तुतिकरण क्या होता है और तुलना होती है। प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान का बारे में हमें जानकारी मिलती है, प्रस्तुतिकरण में संपूर्ण पाठ को बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं और तुलना में हम जो भी हमारे जो बच्चों की जो शंकाएं हैं उनको दूर करते हैं तुलना के माध्यम से। आगे हमारा सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब होता है फिर इसका हम देखते हैं, हमने बच्चों को पूरा कंप्लीट पाठ पढ़ा दिया, अब उसकी तुलना करके भी हमने बता दिया। अब क्या होगा कि बच्चों को एक निष्कर्ष के रूप में एक संक्षिप्त रूप से हम बच्चों को क्या यानी मतलब आपने पूरा पाठ पढ़ा दिया बच्चे को, या फिर कोई व्याकरण का कोई नियम है तो कोई मान लो संधि आपने पढ़ा दी या फिर समास आपने पढ़ा दिया, तो जो सार है, जो
अंतिम रूप से जो निष्कर्ष उससे निकलता है वही क्या कहलाता है, उसका सामान्य, जिसमें निष्कर्ष या फिर जो सार रूप बताया जाता है वह किस में बताया जाएगा, सामान्यीकरण में बताया जाएगा। तो हम देखते हैं इसमें क्या किया जाता है। विद्यार्थी संचित ज्ञान के आधार पर सामान्य बातों को समझकर उसका सामान्यीकरण करता है। जो उसने जो पूर्व ज्ञान वह संचित ज्ञान है, और जो उसने नवीन ज्ञान किया है तो उसके आधार पर वह क्या करता है, सामान्यीकरण करता है, अपने दिमाग में उसको समझता है। गद्य शिक्षक में इस स्तर पर पुनरावृत्ति के प्रश्न, जबकि कविता शिक्षण में भाव सम्य की कविताएं देखकर सामान्यीकरण किया जाए। अगर वह गद्य का पाठ होगा तो गद्य का पाठ उसकी पुनरावृत्ति, यानी जो उसने संपूर्ण पाठ पढ़ाया गद्य का पाठ होगा तो उसमें शिक्षक होगा वह छोटे या फिर संक्षिप्त रूप में बच्चों को उसका सार रूप बता देगा। और पद्य में क्या किया जाए, या फिर कविता हो या फिर पद्य हो तो उसमें क्या होगा, जिस प्रकार की वह कविता थी, अगर वह वीर रस की थी तो वीर रस में उसके संक्षिप्त शब्दों में उसे बता देगा। अगर वह श्रृंगार रस की थी तो श्रृंगार रस के बारे में उनको जो कविता का जो मूल भाव है उनको बता देगा, सामान्यीकरण कर देगा। तो आपने अपने पूर्व संचित ज्ञान की प्रस्तुत पाठ से तुलना कर विद्यार्थी सामान्य सिद्धांतों का पता या फिर निष्कर्ष निकालता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या होगा, लास्ट में जो पाठ बच्चे को हमने पढ़ा दिया वो समझाते हो तो अंतिम वह किस पे पूछेगा, विद्यार्थी निष्कर्ष पर पूछेगा। व्याकरण के पाठों का सामान्यकरण विशेष लाभदायी है। व्याकरण के जो पाठ होते हैं उनमें सामान्यकरण का विशेष महत्व है। अगर आपसे पूछा जाए कि सामान्यकरण का सर्वाधिक महत्व है किसमें, तो व्याकरण में पाठों में। तो हमने देखा कि सामान्यकरण में क्या होता है कि जितना पाठ हमने बच्चे को पढ़ाया उसको सामान्य रूप से उसके निष्कर्ष रूप से बच्चों को समझाना ही क्या होता है, सामान्यकरण होता है। तो अगला हमारा, हमने अभी तक इसके जो 4 पद है उनको देख लिया, प्रस्तावना, प्रस्तुतीकरण, तुलना और सामान्यकरण। अब हम करेंगे प्रयोग। अब तक हमने जितना किया वह शिक्षक ने बच्चों को बताया है। प्रयोग के माध्यम से बच्चे स्वयं इसको करके देखेंगे, अपने जो दैनिक जीवन है या फिर अपनी जो दिनचर्या है, अपनी जो सोच है उसके प्रति एक समझ विकसित करेंगे। तो वह किसके माध्यम से करेंगे, प्रयोग के माध्यम से बच्चे उसको अपने आत्मसात करेंगे। ठीक है, तो प्रयोग में क्या होता है, ज्ञान को स्थायी करना। जो अभी तक हमने ज्ञान प्राप्त किया उसको स्थायी किया जाता है या फिर उसे व्यवहार में लाया जाता है, और जो अर्जित ज्ञान है उसको उपयोग में किस प्रकार से लाना है, ये सब किस में किया जाएगा, प्रयोग में किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमने इसमें क्या लिखा है, सीखे हुए नवीन ज्ञान को सामान्य बनाकर विद्यार्थियों से उसके प्रयोग भी करवाए जाते हैं। जो हमने अभी तक जो ज्ञान सीखा है उसका क्या करवाया जाएगा, विद्यार्थियों से प्रयोग करवाया जाएगा। इसके लिए विद्यार्थियों को या तो गृह कार्य दे दिया जाएगा या फिर अभ्यास कार्य दे दिया जाएगा। यहाँ पे क्या है, अभ्यास कार्य है, ये मेरे से मिसप्रिंट हो गया। तो जो प्रयोग होगा उसमें या तो विद्यार्थियों को क्या दे, अभ्यास कार्य दिया जाएगा या फिर गृह कार्य लिखित रूप में करके लाने को कहा जाता है। पढ़ाए गए विषय को विद्यार्थी ने किस सीमा तक समझा है इसका मूल्यांकन भी इसी सोपान में किया जाता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हर्बट की पंचपदी है उसका अगर मूल्यांकन आपसे सीधे तौर पे ये पूछा जाए कि हर्बट की पंचपदी में मूल्यांकन किसका प्रयोग नहीं हुआ, तो मूल्यांकन शब्द का प्रयोग हर्बट की पंचपदी में नहीं हुआ। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि मूल्यांकन का जो सोपान होता है वह कौन सा हर्बट की पंचपदी विधि है, तो वह है प्रयोग के अंतर्गत हम ये मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे ने जो सीखा है वह किस सीमा तक सीखा है और वह किस सीमा तक इसका जानकारी प्राप्त किया। तो आज हमने 2 विधियां पढ़ी हैं, एक तो प्रत्यक्ष विधि और एक हर्बट की पंचपदी विधि। तो इससे अगला वाले वीडियो में जो अन्य आधुनिक विद्या हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।